हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो के अंदर जो है हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कम्प्लीटली कवर करेंगे बड़े ही यूनिक मैनर में। ठीक है, तो ये वीडियो आईआईटी जैम, नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। अब कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स बताऊंगा। उसके बाद हम इंफ्रारेड रेडिएशन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं। फिर आईआर के जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, उनके बारे में देखेंगे। और फिर हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको कवर करेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो हैं वो कितने टाइप की हैं उनको देखेंगे, और कौन सी वाइब्रेशंस आईआर एक्टिव होंगी और कौन सी वाइब्रेशंस आईआर इनएक्टिव होंगी वो देखेंगे। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्डअप होगा हमारा, क्योंकि मेनली जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर हुक्स लॉ पढ़ेंगे, जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें वाइब्रेशंस के लिए प्रोवाइड करेगा। इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे और एक न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद जो थ्योरी का पोर्शन है, जो कॉन्सेप्ट हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, वो हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, काफ़ी कुछ बन जाएंगे। उसके बाद हम जो एक्चुअल के अंदर आईआर स्पेक्ट्रा है या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वैल्यूज़ हैं वो देखेंगे। सो फिर हम सीखेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, और उसी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रांसमिटेंस, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद आईआर स्पेक्ट्रा के डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का एक रीजन हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का हो गया, डबल बॉन्डेड रीजन हो गया। सो इस तरीके से आईआर स्पेक्ट्रा को हमने डिवाइड करा है ताकि समझने में आसानी जो है वो हो जाए। उसके बाद जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे OH है या फिर हमारा साइनाइड है, या जितने भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी आईआर फ्रिक्वेंसी वैल्यू क्या होंगी, उनको कैसे याद करें। सो उसे मैंने एक क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। उसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक होंगे हमारे, या मिसलेनियस टॉपिक होंगे, और हमारा जो ओवरऑल चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। सो चलिए अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी ने जो इतना बवाल मचा रखा है ये आखिर है क्या। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी है स्टडी किसकी, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। यानी मैटर होगा अपने पास और उसके साथ इंटरेक्ट करेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बहुत अलग अलग टाइप की हैं हमारे पास, जैसे माइक्रोवेव हो गई, इंफ्रारेड हो गई, विजिबल लाइट हो गई। सो मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करेंगी सो उनकी वजह से अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने बनेंगी। जैसे मान लिया विजिबल लाइट मैटर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देगी, और उसकी वजह से हमारी जो यूवी विजिबल या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बनेगी। दूसरी तरफ हम यहाँ इंफ्रारेड के बारे में बात कर रहे हैं। सो जो इंफ्रारेड रेडिएशन मैटर के ऊपर पड़ेंगी सो उसकी वजह से वे उसको बॉन्ड को वाइब्रेट करा सकती हैं। तो हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी वजह से बनेगी। सो अब आईआर रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं जितनी भी अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनको अगर उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दूँ तो मेरा बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब आईआर के ऊपर फोकस करिए। आईआर जो है अपना वो विजिबल रीजन के राइट हैंड साइड पे हमें दिखेगा, और इसी तरफ जो है वो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि आईआर की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन से ज़्यादा होती है। अब एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है आपस में, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम। सो यहाँ पे आईआर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब आईआर की एनर्जी कम मिलेगी। ओके, आईआर के बारे में थोड़ा सा और बात करूँ। सो देखिए, आईआर रेडिएशन को हम हीट रेडिएशन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीट हमें अपने आसपास महसूस होती है वो मेनली इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से महसूस होती है। जैसे अर्थ के ऊपर जो भी हीट है वो मेनली सन से आई हुई इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से है। ओके, और इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो 750 नैनोमीटर से ज़्यादा है, और हमारी आइज़ जो हैं वो इस रीजन के लिए सेंसिटिव नहीं होती। तो इसलिए हम चीज़ों को इंफ्रारेड जो रेडिएशंस हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, जैसे थर्मल कैमरा हुआ, वो आईआर रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करी है। सो अब बात कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ के बारे में। इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ को दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे नैनोमीटर के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, माइक्रोमीटर के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, या सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इनको आपस के अंदर इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं।
इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ को दिखाने के 3 तरीके हैं। एक तो नैनोमीटर के अंदर शो कर दिया, एक माइक्रोमीटर के अंदर और एक सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर। ठीक है, जो वेवलेंथ की रेंज है इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए वो होती है 700 नैनोमीटर या 750 नैनोमीटर टू 1 mm। और माइक्रोमीटर के अंदर बात करें तो 0.8 टू लेके जो 1000 माइक्रोमीटर है वहाँ तक जा सकती है। और ऐसे ही सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर 12,500 से लेकर और 10 सेंटीमीटर इन्वर्स तक जा सकती है। सो देखिए 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻9 मीटर के, और 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। ये यूनिट आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए कन्वर्ट करना सीखते हैं। नैनोमीटर से अगर हमें माइक्रोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। 700 नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर कन्वर्ट कैसे करेंगे। 700 नैनोमीटर, इसको पहले मीटर के अंदर कन्वर्ट करके लिख लिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो नैनोमीटर था उसको बदल के मैंने 10⁻⁻9 मीटर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 10⁻⁻9 को ब्रेक डाउन कर लेंगे 2 के अंदर, ऐसे 10⁻3 और 10⁻6 के अंदर। ठीक है, जो 10⁻3 है इसको इंक्लूड करेंगे इस नंबर के साथ, ताकि ये यहाँ पे डेसिमल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दे। ठीक है, इसने यहाँ पे इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा बच गया सिर्फ 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर इक्वल होता है 1 माइक्रोमीटर के। यानी कि यहाँ पे मैंने जो ये 700 नैनोमीटर था इसको मैंने 0.7 माइक्रोमीटर के अंदर बदल दिया। नैनोमीटर से माइक्रोमीटर के अंदर कन्वर्जन बिल्कुल आसान है। आपको पहले नैनोमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर जो 10⁻⁻ हैं उनको थोड़ा सा बांट लेना है, और जो 10⁻⁻3 है उसको इंक्लूड करके फ्रैक्शन यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे बना देना है, और जो 10⁻⁻6 है उसको माइक्रोमीटर के अंदर लिख देना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर कैसे चेंज करें। सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर लिखने का जो ये तरीका है ये है वेव नंबर की फॉर्म में। अब एक बार पहले वेव नंबर समझते हैं कि होता क्या है। वेव नंबर का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी कंप्लीट वेव हैं। जैसे यहाँ पे जो ये लेंथ है मैंने ये मान ली 1 सेंटीमीटर है। अब इस 1 सेंटीमीटर के रीजन के अंदर 2 अलग अलग वेव हैं। ये मान लिया W1 है और ये W2 है। देखिए एक कंप्लीट वेव होगी जहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ पे ख़त्म हुई। एक कंप्लीट वेव ये हुई यहाँ तक और दूसरी कंप्लीट वेव ये हुई। यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर W1 जो वेव थी उसने 2 कंप्लीट वेव यहाँ पे शो कर रखी हैं। और अगर मैं इसके केस में देखूँगा तो 1 यहाँ तक, 2 यहाँ तक, 3 यहाँ तक, 4 यहाँ तक। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कंप्लीट वेव है 1 सेंटीमीटर के अंदर वो 4 हैं और इसके केस में 2 हैं। इस वेव का जो वेव नंबर है वो 2 हो गया और इस वेव का जो वेव नंबर है वो 4 हो गया। यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि जितनी वेवलेंथ छोटी होगी, जैसे यहाँ पे इस केस के अंदर जो लैम्डा है मेरा वो छोटा था, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा वेव्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर के अंदर प्रेजेंट होंगी। यानी कि जो वेव नंबर है जिसको हम न्यू बार से शो करते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की। यानी कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ, यानी कि वेव नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। ये सारा था अपना वेव नंबर के बारे में। अब कन्वर्ट करना देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे वेवलेंथ दे दी आपको माइक्रोमीटर के अंदर, दैट लैम्डा इज इक्वल टू 0.8 माइक्रोमीटर। इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करो। वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमने पीछे फॉर्मूला समझा था इसको अप्लाई करेंगे। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। लैम्डा कितना है 0.8 माइक्रोमीटर। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻6 मीटर के। यहाँ पे माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करके मैंने मीटर के अंदर लिख दिया। ठीक है, मीटर से अब हमें चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर के अंदर। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये पता है, और इसको पावर की फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। जब मैं यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करूँगा मेरी जो पावर्स हैं 10⁻⁻6 से घट के 10⁻⁻4 हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करूँगा, ये वाली पावर मैं ऊपर लेके जाऊँगा, सेंटीमीटर को भी ऊपर लेके जाऊँगा। जो सेंटीमीटर है वो तो सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर चेंज हो जाएगा, और जो 10⁻⁻4 है वो 10⁻4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई।
और ऊपर तो हमने 10⁴ सेंटीमीटर इन्वर्स लिख रखा था। अब यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, सो हमारे पास सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो इस तरीके से हम IR की जो वेवलेंथ है उनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर के अंदर, और जो माइक्रोमीटर है उससे सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर। IR रेडिएशन से रिलेटेड थोड़ी और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। IR का रीज़न जो है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे यहाँ पे इसकी वेवलेंथ की वैल्यू देखिए, जो है 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर 1000 माइक्रोमीटर तक इसकी वैल्यू हो सकती है। सो ये सारा रीज़न हमारे काम का नहीं है। हमें जो मेन फोकस करना है वो रीज़न होगा मिड IR रीज़न, यानी कि जो 1.4 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक का जो रीज़न होगा वो अपने काम का है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है मिड IR रीज़न। अगर सेंटीमीटर इन्वर्स में इसकी बात करूं तो ये होगा 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स से लेकर 667 सेंटीमीटर इन्वर्स तक, क्योंकि मोस्टली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अपने वो इसी रीजन के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वजह से हम मिड IR रीजन की स्टडी करते हैं। ओके, सो ये सारा था अब तक इंफ्रारेड लाइट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और उसको बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। सो चलिए, अब अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, सो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जो एक H2 मॉलिक्यूल सपोज आपने इमेजिन किया, और जो उन H2 बॉन्ड के H2 एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसको मान लीजिए एक स्प्रिंग के जैसे यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, और जो एटम्स हैं उनको एक हार्ड बॉल आप मान लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सपोज जो आपका ये इमेजिनरी सिस्टम बना, वहाँ पे जो स्प्रिंग था वो बहुत स्लोली वाइब्रेट कर रहा है, और उसकी वजह से जो एटम कनेक्टेड हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, जो एटम कनेक्टेड हैं वो भी हल्की फुल्की मूवमेंट शो कर रहे हैं। अब इस वाइब्रेशन की वजह से जो एटम होगा या जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होगी। अब वाइब्रेशन स्लो है तो यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया लो एनर्जी लेवल। दूसरी तरफ पॉसिबिलिटी है कि वही मॉलिक्यूल, उसका जो स्प्रिंग है वो बहुत फास्ट वाइब्रेट करे, एटम की जो मूवमेंट है वो भी बहुत स्पीडली हो, तो उसको मैंने बोल दिया हाई एनर्जी लेवल। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट पॉसिबिलिटी है कि वो डिफरेंट जो स्पीड है उसके साथ वाइब्रेशन करे। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल के साथ अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है वो एसोसिएटेड होंगे। अब मैंने क्या किया, उस मॉलिक्यूल के ऊपर इंफ्रारेड लाइट डाली, और जो इंफ्रारेड लाइट होगी उसकी एनर्जी सफिशिएंट होती है कि वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशन करा सके। सो बाहर से एनर्जी का इनपुट आया, और इनपुट आते ही जो मॉलिक्यूल लो एनर्जी लेवल के ऊपर था वो हाई एनर्जी लेवल के ऊपर चला जाएगा। यानी कि मेरी जो IR रेडिएशन है वो ट्रांजिशन करा सकती है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के, और इस वजह से IR रेडिएशन को हम वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए डिफरेंट बॉन्ड्स अगर हमारे पास होंगे, जैसे यहाँ पर ये OH है और यहाँ पे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अगर डिफरेंट मेरे पास बॉन्ड्स हैं तो वो डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट करेंगे, और उनके जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे वो भी अलग होंगे। सो इस वजह से जो मान लिया मैंने सेम उनके ऊपर इंफ्रारेड लाइट डाली, और वे दोनों अलग हैं और दोनों की वाइब्रेशन अलग हैं। सो इस वजह से जो एब्जॉर्प्शन होगा IR रेडिएशन का वो भी अलग होगा, तो जो वो पीक देंगे अपनी IR स्पेक्ट्रा के अंदर वो भी अलग अलग जगह पे आएगी। सो इस तरीके से हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से फंक्शनल ग्रुप का पता लगा सकते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, मान लिया हमारे पास कोई भी अननोन सैंपल आया, हम उसका IR स्पेक्ट्रा लेके देखेंगे। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर वो पीक कहाँ पे आई। मान लिया 3600 के ऊपर मुझे कोई पीक मिली, तो मैं लाइब्रेरी के अंदर जाऊंगा जहाँ पे ऑलरेडी हमने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के IR स्पेक्ट्रा लेके सेव कर रखे होंगे, तो फिर वो बता देगा कि 3600 के ऊपर पीक है तो वो डेफिनेटली OH की वजह से आई होगी। सो फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आइडेंटिफाई करे जाते हैं। ओके, अब मैं बार बार जो ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस का नाम ले रहा हूँ, ये कितने टाइप की होंगी इनको समझते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस अगर मैं मोटे तौर के ऊपर बात करूं तो वो दो टाइप की होती हैं, एक स्ट्रेचिंग और एक बेंडिंग। स्ट्रेचिंग जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ स्ट्रेच होगा और रिलैक्स होगा। सो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं अगर वो स्ट्रेच हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेच हो जाए, दूसरी तरफ ये वाला भी हो जाए, तो इस तरीके की कोई भी वाइब्रेशन हो तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेचिंग। दूसरी तरफ बेंडिंग। बेंडिंग के अंदर क्या होगा, जो बॉन्ड्स होंगे वो बेंड हो जाएंगे, झुक जाएंगे किसी भी एक डायरेक्शन में।
हालांकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के अंदर चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो बॉन्ड एंगल होता है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। ओके, अब स्ट्रेचिंग और बेंडिंग को अलग अलग समझना पड़ेगा क्योंकि ये भी कई टाइप की होती हैं। सो पहले स्ट्रेचिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रेचिंग जो होगी अपनी वो होगी दो टाइप की, एक तो सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब जो बॉन्ड्स जो हैं वो एक इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ स्ट्रेच हों, और एसिमेट्रिक के अंदर कोई बॉन्ड जो है वो रिलैक्स होता होगा, कोई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। स्ट्रेचिंग के अंदर ओसिलेशन होगी कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड की जो एक्सिस है उसके अलोंग। ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा और ये ज़्यादा एनर्जी की होती है बेंडिंग के मुकाबले। क्यों? क्योंकि बेंडिंग के अंदर तो सिंपल जो कोवेलेंट बॉन्ड है वही झुकता है, जो बॉन्ड लेंथ है वो नहीं बढ़ेगी, यानी कि एटम दूर दूर नहीं जा रहे। दूसरी तरफ स्ट्रेचिंग के अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड अपना स्ट्रेच होता है, सो स्ट्रेच कराने के अंदर ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, अब सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल को समझते हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, जो सभी बॉन्ड्स इसके अंदर होंगे वो एक साथ स्ट्रेच हों और एक साथ अगर रिलैक्स हों। जैसे मान लिया ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है और ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर स्ट्रेच हो रहे हैं और फिर इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर ही एक साथ रिलैक्स हो रहे हैं, तो इस तरीके की वाइब्रेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट देखते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिकल स्ट्रेच के अंदर क्या होगा, सभी बॉन्ड्स जो हैं वो एक साथ स्ट्रेच नहीं होंगे, कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो रिलैक्स हो रहे होंगे, कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे होंगे। और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की जो एनर्जी होती है वो बेटा जी सिमेट्रिकल से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल के अंदर जो है एनर्जी का इनपुट ज़्यादा लगेगा। कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं, जो उनकी मिनिमम जो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस होनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट होंगे और एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के लिए हमेशा ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ओवरऑल भी स्ट्रेचिंग के लिए एनर्जी बेंडिंग से ज़्यादा लगेगी। अब आगे बात करेंगे बेंडिंग के बारे में। बेंडिंग जो होगी अपनी वो भी दो टाइप की मिलेगी, एक इन प्लेन बेंडिंग और एक आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग का मतलब जो बॉन्ड्स बेंड होंगे वो सारे एक ही प्लेन के अंदर रह जाएंगे, और आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग का मतलब होगा कोई बॉन्ड जो है वो प्लेन से बाहर आ रहा होगा और कोई बॉन्ड जो है वो प्लेन के अंदर झुक रहा होगा। सो बेंडिंग के अंदर जो है बॉन्ड एंगल के अंदर चेंज आएगा, और ये स्ट्रेचिंग के मुकाबले कम एनर्जी पे हमें मिलेगी। ओके, अब इन प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन को फर्दर अच्छे से कैटेगराइज करा गया है, उसको और देखते हैं। इन प्लेन बेंडिंग का सबसे पहला जो टाइप है वो होता है सिजरिंग। सिजरिंग को आप इस कैची वाले डायग्राम से ध्यान रख सकते हैं। सिजरिंग के अंदर होगा क्या कि ये वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये कैची की तरह एक बार नज़दीक आएंगे और एक बार दूर जाएंगे। ठीक है, तो सीजर के जैसे दोनों बॉन्ड्स एक साथ पास आएंगे और दूर जाएंगे। इस तरीके की अगर कोई भी मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करता है तो उसे हम सीजरिंग वाइब्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट होगा इसके अंदर रॉकिंग। रॉकिंग का मतलब क्या है कि ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है और ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर एक साथ झुक जाएंगे और वापस दूसरी डायरेक्शन में एक साथ झुक जाएंगे। ये रॉकिंग का सिंबल मैंने यहाँ पे बना रखा है, इससे भी आप समझ सकते हैं। मान लिया ऐसा सिंबल अगर हम बनाएं तो जो ये फर्स्ट फिंगर है और जो ये लास्ट वाली फिंगर है, अब हैंड को मूव करेंगे तो ये दोनों फिंगर एक ही डायरेक्शन में झुकेंगी। सो अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों एटम्स का मूवमेंट हो एक साथ और ओवरऑल जो सारे एटम हैं वो एक ही प्लेन के अंदर रहें, तो इस तरीके की बेंडिंग या वाइब्रेशन को हम रॉकिंग बोलते हैं। इन प्लेन बेंडिंग के अंदर सिर्फ ये दो टाइप की ही वाइब्रेशन आपको मिलेंगी। अब आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग की बात करते हैं। आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग के अंदर हमें मिलेगा जो पहला वाइब्रेशन है वो है वैगिंग। वैगिंग के अंदर क्या होगा कि दोनों जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो प्लेन से बाहर आ जाएंगे हमारी तरफ। जैसे हम झूला झूलते हैं तो इस एग्जांपल से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर एक साथ दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो आउट ऑफ द प्लेन आए एक ही डायरेक्शन में, जैसे हम झूला झूलते हैं, तो उस टाइप की वाइब्रेशन को बोलते हैं हम वैगिंग। नेक्स्ट इसके अंदर हमें मिलेगा ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के अंदर क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड प्लेन से बाहर आएगा और दूसरे वाला कोवेलेंट बॉन्ड प्लेन के अंदर घुस जाएगा। जैसे यहाँ पे एथलीट मैंने दिखा रखा है जो अपने बॉडी को ट्विस्ट कर रहा है। सो एक एल्बो बाहर की तरफ आ रही है और दूसरी वाली एल्बो अंदर की तरफ जा रही है। सो अगर एक बॉन्ड आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ मूव करे तो उस तरीके की वाइब्रेशन को हम ट्विस्टिंग बोलते हैं। सो मेनली यही जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस थी अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। अब एक समरी मैंने आपको प्रोवाइड करी है वो देखते हैं। समरी के अंदर देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अपनी दो टाइप की, एक सिमेट्रिकल स्ट्रेच और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेच। उसके बाद बेंडिंग जो है वो दो टाइप की, इन प्लेन बेंडिंग और आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग।
आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग के अंदर हमने पढ़ा वैगिंग और ट्विस्टिंग को, और इन प्लेन बेंडिंग के अंदर हमने पढ़ा था सीजरिंग और रॉकिंग को। सीजरिंग को ध्यान रखेंगे कैंची से, रॉकिंग को याद रखेंगे वो सिंबल से, और ट्विस्टिंग को जैसे बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, और वैगिंग जैसे झूला झूलते हैं। तो यहाँ तक अपनी बात हुई मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से रिलेटेड। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन IR एक्टिव होंगी और कौन सी इनएक्टिव होंगी। IR एक्टिव कोई भी वाइब्रेशन तब होगी जब वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट में चेंज आ जाए, ठीक है। और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है वाइब्रेशन के दौरान, तो उस टाइप की वाइब्रेशन को हम IR इनएक्टिव बोल देंगे। एक एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल लिया है, और जो डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स हैं वो यहाँ पे शो कर रखे हैं, जैसे सिमेट्रिकल स्ट्रेच, बेंडिंग, एसिमेट्रिकल स्ट्रेच। अब सोचिए कि इनमें से किस वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट बदल सकता है। अपना जो डाइपोल मोमेंट होता है वो Q और D दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि चार्ज और डिस्टेंस। यहाँ पे चार्ज जो है वो तो इतने ज़्यादा बदलेंगे नहीं, डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेचिंग के दौरान या बेंडिंग के दौरान बदल सकती है। सो देखिए होगा क्या यहाँ पे, अगर मान लिया ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेच हो जाए तो डिस्टेंस जो है दोनों एटम के बीच वो बढ़ जाएगी, यानी कि इस बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। सो हाँ, वाइब्रेशन के दौरान हमें लग रहा है कि डाइपोल मोमेंट में चेंज आएगा, लेकिन इसके ऑपोजिट जो बॉन्ड है वो भी एग्जैक्ट जो मोमेंट मैग्नीट्यूड के साथ स्ट्रेच होगा, तो इतना ही डाइपोल मोमेंट दूसरी तरफ आ जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओवरऑल दोनों जो बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रेच के दौरान कभी भी डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा, और सिमेट्रिकल स्ट्रेच हमेशा अपने को IR इनएक्टिव मिलेगी। दूसरी तरफ बेंडिंग के दौरान बॉन्ड एंगल बदलेंगे। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। सो इसका मतलब बेंडिंग जो है वो यहाँ पे IR एक्टिव हो जाएगी, और एसिमेट्रिकल स्ट्रेच तो हमेशा IR एक्टिव मिलेगी। सो इस तरीके से हमें IR इनएक्टिव और एक्टिव वाइब्रेशंस को पहचानना है। अब देखते हैं एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो है वाइब्रेशन का, हुक्स लॉ, उसके बारे में बात करते हैं। हुक्स लॉ को समझने से पहले आप वही इमेजिनेशन दोबारा करिए कि अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड को मैं स्प्रिंग जैसा मान लूँ, जैसे यहाँ पे ये वाला स्प्रिंग मैंने शो कर रखा है, और ये एटम्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं आगे पीछे, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी इस स्प्रिंग की वो कितनी होगी। वो हुक्स ने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस होगी वो एक तो फोर्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी और एक रिड्यूस्ड मास के ऊपर डिपेंड करेगी। और हमारे लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का वो ये आ जाएगा। इसके एक एक एलिमेंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो न्यू बार है ये बताता है वेव नंबर को, और जो c है वो तो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक कांस्टेंट है। k जो है अपना यहाँ पे वो है फोर्स कांस्टेंट। k बताएगा हमें कि वो स्प्रिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब स्प्रिंग हमने कोवेलेंट बॉन्ड जैसा माना है, तो हम k से जो है जनरली वो पता करेंगे कि अपनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। जितना बॉन्ड अपना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा k की वैल्यू मिलेगी। म्यू जो होता है वो होता है रिड्यूस्ड मास। अब रिड्यूस्ड मास का क्या फॉर्मूला होगा, कैसे इसको समझते हैं, सो आइए नीचे यहाँ पे देखते हैं। देखिए मान लिया A और B ये दो एटम आपस के अंदर कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, तो जो रिड्यूस्ड मास होगा इस कंबाइंड सिस्टम का वो म्यू से डिनोट किया जाएगा, और उसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दे रखा है। ओके, अब मैं इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ। देखिए हुक्स लॉ का ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया था कि न्यू बार जो होगा वो इक्वल होगा 1/2πc√k/μ। अब अगर मैं 2 और ये पाई और ये सी इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट होके इस टाइप का बन जाएगा 4.12√k/μ। अब यहाँ पे कंडीशंस हैं कुछ कि k की वैल्यू जो इस फॉर्मूले के अंदर यूज़ करेंगे वो डायन पर सेंटीमीटर के अंदर उसकी यूनिट होनी चाहिए। दूसरी तरफ म्यू जो हम निकालेंगे वो सिंपल एटॉमिक मासेज जो है यूज़ करके निकाल लेंगे। सो अगर ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे तो इस छोटे से फॉर्मूले से हम जो न्यू बार वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग बॉन्ड्स के लिए निकाल सकते हैं। अब जो डायन सेंटीमीटर के अंदर k की वैल्यू आपको मिलेगी वो बड़ी ही आसानी है याद रखने के अंदर। देखिए कैसे हम उसको याद रख सकते हैं। अगर कोई सिंगल बॉन्ड मिला तो जो k की वैल्यू होगी वो होगी 5 × 10⁵ डायन सेंटीमीटर। उसके बाद जो डबल बॉन्ड होगा उसके लिए 2 टाइम्स यहाँ पे बढ़ के 10 हो जाएगी, और फिर
3 टाइम्स बढ़ के यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए 15 हो जाएगी। सो के की वैल्यूज़ हम यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करके और जो भी मॉलिक्यूल हमें दिया होगा उसका रिड्यूस्ड मास निकाल के हम वेव नंबर आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल मैंने आगे कराया है। सपोज हमें क्वेश्चन मिला कि हमें CH बॉन्ड की जो न्यू बार है वो निकालनी है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हम ये CH है इसका रिड्यूस्ड मास निकालेंगे। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला था m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1। तो यहाँ पे 12/13 आ गया और इसको सोल्व करके यहाँ पे ये वैल्यू आ गई रिड्यूस्ड मास की। फिर के जो है फोर्स कांस्टेंट जो है वो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने देखा था कि कितना होगा 5 × 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। सो अब ये दोनों वैल्यू जो हैं वो उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और ये दोनों पुट करके सोल्व करेंगे तो जो CH बॉन्ड है उसकी न्यू बार वैल्यू स्ट्रेचिंग के लिए आएगी 3032 के ऊपर। सो इतना आसान है किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को पता करना इस हुक्स लॉ वाले फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 4.12 और के की वैल्यू किस में यूज़ करनी है और म्यू की वैल्यू किस में यूज़ करनी है आप यहाँ से आसानी से जो भी अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, जैसे अब की बार नेट के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन आ रखा था, उन्होंने OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रखी थी और एक OD की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रखी थी। सो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते थे। अब आगे बात करते हैं इसी से रिलेटेड। सो न्यू बार जो अपना है वो के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। सो इसका मतलब जितना अपने पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बनेगी। सो जिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा उनकी न्यू बार वैल्यू ज़्यादा होंगी डबल बॉन्ड वालों से और डबल बॉन्ड वालों की ज़्यादा होंगी सिंगल बॉन्ड वालों से। सो ये एक जनरलाइज वे में आप याद रखिए, आगे जब मैं आपको वैल्यूज़ बताऊँगा तो बड़े काम आएगा। नेक्स्ट देखिए लाइटर एटम के बारे में। अब जितने एटम लाइटर होंगे, हल्के होंगे, जैसे एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हो एक कार्बन जुड़ा हो, हाइड्रोजन का मास कम है तो उसका रिड्यूस्ड मास भी कम होगा और रिड्यूस्ड मास जो था वो हमने देखा था कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव नंबर के। सो जितने एटम हल्के होंगे उनकी न्यू बार वैल्यूज़ उतनी ही ज़्यादा आएंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि IR स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि एक्चुअल के अंदर हमें IR स्पेक्ट्रा किस टाइप को देखने को मिलते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो IR स्पेक्ट्रा जो है हमें कुछ इस टाइप से दिया मिलेगा। इसमें y एक्सिस के ऊपर हमें मिलेगी ट्रांसमिटेंस और x एक्सिस पे हमें मिलेगी वेवलेंथ या फिर वेव नंबर के अंदर जैसे सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हो सकती हैं। और यहाँ पे ये अलग अलग पीक जो हैं ये देखने को मिलेंगी। MSc के अंदर तो ऐसे होता है कि हमें IR स्पेक्ट्रा दे दिया जाता है और हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ये IR स्पेक्ट्रा हमें दिया गया है, क्योंकि हर एक पीक जो है, मान लिया ये पीक यहाँ पे 1160 के करीब आ रही है तो ये ज़रूर किसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से आई होगी। ठीक है, अब एक बार ट्रांसमिटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए ट्रांसमिटेंस है क्या। ट्रांसमिटेंस किसी भी मॉलिक्यूल की इफ़ेक्टिवनेस है कि वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे के अंदर जो रेडिएंट एनर्जी उसके पास आई उसको ट्रांसमिट कर रहा है या नहीं। मान लिया किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हमने 100 यूनिट IR की डाली, अब उसने 20 यूनिट जो थी वो अपने पास रख ली और 80 यूनिट थी वो ट्रांसमिट कर दी। तो अब जो ट्रांसमिटेंस परसेंटेज के अंदर मैं निकालूंगा तो उसकी ट्रांसमिटेंस 80% आ जाएगी, क्योंकि उसने 100 यूनिट में से 80% ट्रांसमिट कर दी। सो ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्प्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, जितना ज़्यादा ट्रांसमिटेंस उतना कम एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। ठीक है, ये बात आप यहाँ से ध्यान रखना। आगे किन किन फैक्टर के ऊपर ट्रांसमिटेंस डिपेंड करेगा वो देखते हैं। देखिए ट्रांसमिटेंस डिपेंड करेगा एक तो कंसंट्रेशन पे। बड़ी सिंपल सी बात है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और उतनी ही ज़्यादा यूनिट्स वो IR रेडिएशन के एब्जॉर्ब करेंगे। सो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा और उतनी ही कम ट्रांसमिटेंस उसकी हो जाएगी। सो पहला फैक्टर था अपना कंसंट्रेशन। दूसरा फैक्टर होगा कि जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट में ज़्यादा चेंज आए वो उतनी ही स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करेंगे और उतनी ही कम ट्रांसमिटेंस मिलेगी। ये जो सेकंड फैक्टर है ये काफ़ी काम आएगा, इसको मैंने एक एग्जांपल से और क्लियर करने की कोशिश करी है। देखिए यहाँ पे ये जो पीक दिख रही है हम छोटी सी और एक ये वाले पीक, ये दोनों पीक जो है वो तकरीबन
1600 के आसपास हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इस वाली पीक की लेंथ देखिए और एक इस पीक की लेंथ देखिए। यहाँ पे इस पीक की लेंथ छोटी है, ट्रांसमिटेंस ज़्यादा है, और यहाँ पे इस पीक की लेंथ काफ़ी लंबी है और ट्रांसमिटेंस बिल्कुल कम है। ये पीक जो है ये आई है कार्बोनाइल की वजह से, और ये वाली पीक आई है एल्कीन की वजह से। अब कार्बोनाइल के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट में यहाँ पे चेंज ज़्यादा आएगा। तो जितना ज़्यादा चेंज आएगा उतना स्ट्रांगली वो इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही कम ट्रांसमिटेंस यहाँ पे बनेगी, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रा को हमने दो जो रीजन्स के अंदर कैटेगराइज करा है, फिंगरप्रिंट रीजन और जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है, उनके बारे में। पार्ट्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रम को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। दोनों की इंपॉर्टेंस है। चलिए इनके बारे में एक एक के बारे में अच्छे से देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो होगा वो होगा 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक। और फंक्शनल ग्रुप रीजन, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि इस रीजन से हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलेगा। सपोज़ यहाँ पे ये दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, एक फिनोल है और एक अपने पास सिंपल एल्कोहल है। हालांकि दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है OH टाइप का वो सेम है। तो अगर मैं इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रा लूँगा तो मुझे दोनों के अंदर OH की वजह से एक 3600 के ऊपर पीक देखने को मिलेगी। सो फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो भी आईआर स्पेक्ट्रा है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अपना फिंगरप्रिंट रीजन। जैसे हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, उसी प्रकार से फिंगरप्रिंट रीजन जो है हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए उसका यूनिक होता है। अब जो फंक्शनल ग्रुप रीजन था वो हमें ये तो बता देगा कि मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, लेकिन जो बाकी स्ट्रक्चर बच गया है इतना सारा, उसके बारे में नहीं बता पाएगा। उसके बारे में हमारी हेल्प करेगा जो ये फिंगरप्रिंट रीजन है ये। तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है अगर हमें उसका पता लगाना है तो हम जो फिंगरप्रिंट रीजन जो है उसका यूज़ करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए जो ओवरऑल मिड आईआर की रेंज है उसको हमने 4 रीजन के अंदर डिवाइड कर रखा है। आप इस जो मैंने स्कीम यहाँ पे दिखा रखी है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए वैल्यूज़ को आगे याद करना और आसान हो जाएगा। 2 पॉइंट आप बस ध्यान रखिए कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा न्यू बार वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू ज़्यादा होगी। और जितने हल्के एटम्स होंगे उतनी ही ज़्यादा न्यू बार वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि जितने हल्के एटम उतना कम रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास और न्यू बार एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो इस वजह से न्यू बार की वैल्यू यहाँ पे हाई। सो 4000 से लेकर 3000 तक अपना रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल का रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन काफ़ी लाइटर है जिसकी वजह से ज़्यादा न्यू बार वैल्यू के ऊपर ये पीक देगा। उसके बाद 3000 से लेकर 2500 तक अपना रीजन रहेगा ट्रिपल बॉन्ड रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होने से न्यू बार की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। फिर 2500 से लेकर 1500 तक रहेगा अपना डबल बॉन्ड रीजन, और फिर आएगा 1500 से नीचे सिंगल बॉन्ड रीजन। अब कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं न्यू बार की वैल्यू को इफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की न्यू बार वैल्यू को मैंने और अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, फिर उसको देखेंगे। देखिए इन दो फैक्टर से जो अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बदल सकती है। पहला फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का। इनको अच्छे से कवर करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या हो सकता है कि पहले OH फ्री था, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, तो वो अपनी पीक देता है 3600 के आसपास, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड रीजन है जो 4000 से लेकर 3000 के बीच में होता है। अगर वही OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया तो उसकी जो न्यू बार वैल्यू है वो डिक्रीज होकर 3300 के ऊपर आ जाएगी। अब ये वैल्यू डिक्रीज इस वजह से हुई कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसने इस OH के कोवेलेंट बॉन्ड को वीक कर दिया, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी तो न्यू बार की वैल्यू भी घट जाएगी। सो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो अपनी OH की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी वो 3600 की बजाय 3300 के ऊपर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। मान लिया यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर और लेस सेम दिख रही है, जैसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और इस वाले के अंदर भी डबल बॉन्ड है। तो अगर दोनों ही केसेस के अंदर डबल बॉन्ड सेम है लेकिन फिर भी कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वेव नंबर के ऊपर आ रही है, तो कोई ना कोई तो इफेक्ट काम कर रहा होगा। वो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या होगा, जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर वो ज़्यादा होगी
तो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं उनको वो ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, और इस वजह से जो बॉन्ड है वो छोटा हो जाएगा और बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के ऊपर। सो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण जो न्यू बार है वो बढ़ जाएगा। सो हमें ये देखने को मिलेगा, जैसे आगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे, कि डबल बॉन्ड रीजन के अंदर लाइक कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद जो है हमें एल्कीन की मिलेगी। सेम जो ट्रिपल बॉन्ड रीजन है उसके अंदर साइनाइड की ज़्यादा मिलेगी। सो वहाँ पे जब मैं आपको वैल्यूज़ बताऊँगा तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर सिमिलर सी जो हमें ज्योमेट्री दिख रही है, लेकिन अगर एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे की बजाय, तो डेफिनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका न्यू बार वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब बात करते हैं एक एक रीजन के बारे में डिटेल। देखिए, सबसे पहला रीजन है अपना हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का रीजन, जो होगा 4000 से लेकर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। इसके अंदर मेनली OH होगा, NH होगा और CH होगा, क्योंकि यहाँ पे सबके अंदर हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड है। चलिए इनकी वैल्यू देखते हैं। OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 3600 की और NH की होती है 3300 की। अब CH जो है वो 3 टाइप से देखने को मिलेगा, जो 3300 से लेकर और 2900 तक उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों हुई? इसके पीछे वजह है कि जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। सो OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें NH और CH से ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसी तरीके से NH की जो है वो CH से ज़्यादा है। अब CH के अंदर ये 3 जो केसेस हैं, एक में क्या हो सकता है, जो कार्बन है वो ट्रिपली बॉन्डेड हो किसी नेक्स्ट एटम से और इस तरफ हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। सेकंड केस में हो सकता है कि कार्बन जो है डबली बॉन्डेड हो और इस तरफ हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। सो यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस वाले के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और नीचे वाले के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसके हाइब्रिडाइजेशन के साथ चेंज करती है। सो sp जो एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे ये 3300 के ऊपर देगा। फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इसके मुकाबले, तो ये 3100 के ऊपर देगा। सो इस वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड रीजन है उनके अंदर मेनली आपको ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, और मेरे हिसाब से याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी सेंस डेवलप कर लोगे कि अगर हाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो पक्का 4000 से लेकर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में मिलेगा। और फिर अगर हमें फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा के देख लेंगे कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या किसकी कम। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज़ यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल था, इसके अंदर ये NH बॉन्ड है। सो NH के विद रिस्पेक्ट हमने देखी थी कि 3300 के ऊपर एक पीक आती है, तो हाँ हमें 3300 के ऊपर एक पीक मिल रही है। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए, फिनॉल का एग्जांपल यहाँ पे है, और जो OH था उसकी वजह से 3600 के ऊपर पीक आनी चाहिए थी, लेकिन पीक हमारी आई है 3300 के आसपास। यानी कि जो OH है डेफिनेटली वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है। सो इस तरीके से IR स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम हाइड्रोजन बॉन्डेड और नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड OH के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक समरी प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, इसका मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, और जो पहले मैंने रीज़न बताए थे डिफरेंट जैसे XH रीज़न बताया था, फिर ट्रिपल बॉन्ड रीज़न बताया था, आप उन सब का स्क्रीनशॉट लेके जो है सेव कर सकते हो या फिर अपना खुद का चार्ट बना के दीवार के ऊपर चिपका सकते हो, ताकि आप इन वैल्यूज़ को ईजिली याद रख पाओ। सो हाइड्रोजन बॉन्डेड रीजन के अंदर मेनली आपको ये सारी पीक देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर होगा नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड 3600 के ऊपर, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड OH होगा तो वो एक ब्रॉड बैंड देगा कुछ इस तरीके से 3500 से लेकर 3000 तक। NH जो है अपना वो 3300 के ऊपर, और अगर NH2 होगा तो NH2 के अंदर 2 पीक आएंगी, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल 2 टाइप की स्ट्रेचिंग हो सकती हैं, और तकरीबन ये भी दोनों जो हैं एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। फिर एल्काइन CH2 था वो 3300 के ऊपर देता है, और बाकी जो CH थे वो तकरीबन 3000, 3100 या 2900 इसके आसपास रहेंगे। सो ये था अपना हाइड्रोजन बॉन्डेड रीजन के बारे में। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड रीजन के बारे में। ट्रिपल बॉन्ड रीजन अपना होगा 3000 से लेकर 2000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ओके, मेनली हम इसके अंदर बात करते हैं एक तो एल्काइन की और एक साइनाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनकी वैल्यू बताता हूँ। देखिए,
ट्रिपल बॉन्ड रीजन के अंदर हमें सिर्फ ये दो वैल्यू ही याद रखनी है, एक साइनाइड की जो 2250 के ऊपर और एक एल्काइन की जो 2100 के ऊपर। साइनाइड की वैल्यू एल्काइन से क्यों ज़्यादा है, इसका रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। सो ट्रिपल बॉन्ड रीजन के अंदर मेनली ये दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं डबल बॉन्ड रीजन के बारे में। डबल बॉन्ड रीजन अपना होगा 2000 से लेकर 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक। इसके अंदर एक तो हम कार्बोनाइल की बात करेंगे और एक एल्कीन की बात करेंगे। ओके, कार्बोनाइल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसके अंदर एक रेंज देखने को मिलेगी, 1800 से लेकर 1650 तक वो अपनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करता है। दूसरी तरफ एल्कीन जो होंगी उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी 1640 के ऊपर। अब ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि CO बॉन्ड जो है वो ज़्यादा इंटेंस बैंड देगा, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट में चेंज ज़्यादा आएगा, तो इसकी पीक जो है वो काफ़ी लंबी मिलेगी एल्कीन के मुकाबले। सो इस तरीके से इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है। अब कार्बोनाइल ये रेंज क्यों शो करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है वो इन सभी जो इसके डेरिवेटिव्स हैं उनके अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो स्लाइटली डिफरेंट होगा सभी के अंदर। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे R है, तो R अपना प्लस I इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बोनाइल बॉन्ड के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे OH है, तो ये प्लस R यानी कि रेजोनेंस से इस बॉन्ड के साथ इसकी या तो स्ट्रेंथ कम कर देगा या स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। सो ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व होंगे और जो कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो बदलती रहेगी जैसे जैसे हम एक डेरिवेटिव से दूसरे डेरिवेटिव के ऊपर जाएंगे। सो अब इसी को कवर करते हैं। देखिए, कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स के अंदर आपको दो टाइप के केसेस मिलेंगे। जो यहाँ पे जो X ग्रुप इनके साथ जुड़ा होगा उसके अंदर माइनस आई इफेक्ट किसी के अंदर ज़्यादा हो सकता है प्लस R से, और किसी के अंदर प्लस R इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है माइनस आई से। ओके, जैसे यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे हैलाइड कुछ जुड़े हों कार्बोनाइल के पास, सो उनका माइनस आई ज़्यादा होता है प्लस R की वजह से। तो वो क्या करेंगे, इस बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ खींचेंगे और फिर इस कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ेगी कुछ, और ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी शिफ्ट होंगे कुछ ना कुछ। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे K इंक्रीज़ कर जाएगा। K इंक्रीज़ कर जाएगा तो जो फ्रीक्वेंसी थी, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें सिंपल कार्बोनाइल के केस में मिलती, मान लें यहाँ पे मैं फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल लूँ, तो इसके केस में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलती उससे ज़्यादा इस वाले केसेस के अंदर मिलेगी। दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि किसी के अंदर जो ग्रुप जुड़ा था उसका प्लस R ज़्यादा हो उसके माइनस आई से, जैसे OH, OR, NH2, SR, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन के अंदर आ सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये लोन पेयर अगर इस साइड कॉन्जुगेशन में आएंगे तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, यानी कि पहले जहाँ पे डबल बॉन्ड था उस डबल बॉन्ड की बजाय अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो घट गई है। तो K डिक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली जो न्यू बार है कार्बोनाइल का वो भी डिक्रीज हो जाएगा इसके विद रिस्पेक्ट। सो इस वजह से इस तरीके से जो अपनी कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव के अंदर चेंज होगी। अब क्या ऑर्डर रहेगा और कैसे इसको याद करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें अलग अलग जो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव हैं वो मिलेंगे। सो इसमें याद ऐसे रखना है कि सबसे ज़्यादा न्यू बार वैल्यू होगी एसाइल हैलाइड की, क्योंकि इनके अंदर माइनस आई होता है, प्लस R तो कुछ होता नहीं, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ ही करेंगे डिक्रीज़ करने के बजाय। सो सबसे ज़्यादा होगी अपनी एसाइल हैलाइड की, जो होगी तकरीबन 1800 के आसपास, 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। फिर अपना आएगा एनहाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो हो रही है ऑक्सीजन की, यानी कि अपने लोन पेयर दोनों तरफ डोनेट करेगा। लेकिन अगर मैं OR के साथ कंपेयर करूँ यहाँ पे, तो देखिए ऑक्सीजन दोनों तरफ अपनी कॉन्जुगेशन शो कर रहा है और यहाँ पे OR कम्प्लीटली सिर्फ एक ही तरफ, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन इसके मुकाबले थोड़ा सा कम होगा। और अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होगी तो जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, और इसकी जो न्यू बार वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं तकरीबन 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर। फिर हमारा रहेगा एस्टर। एस्टर के अंदर भी कॉन्जुगेशन होगा, बॉन्ड को वीक कर देगा, और बॉन्ड की वीकनिंग के कारण जो है यहाँ पे इसकी जो न्यू बार वैल्यूज़ हैं वो मिलेंगी हमें 1735 के आसपास।
फिर अपनी बारी आई एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड के अंदर ना तो कोई माइनस आई ग्रुप यहाँ पे लगा है, ना कोई प्लस आर ग्रुप लगा है। सो इसके अंदर जो एक्चुअल कार्बोनाइल बॉन्ड है उसी के विद रिस्पेक्ट हमें न्यू बार वैल्यूज़ मिलेंगी, और ये तकरीबन होता है 1725 सेंटीमीटर इनवर्स की। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट इस कीटोन की। कीटोन में देखिए यहाँ पे आर ग्रुप जुड़ा होगा, और आर ग्रुप जो है वो अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन की तरफ डोनेशन होंगे, और अगर ऐसे डोनेशन होगी तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो फिर से वीक हो जाएगा, और इसकी जो न्यू बार वैल्यूज़ होंगी वो एल्डिहाइड से भी कम मिलेंगी हमें, जो मिलेंगी तकरीबन 1715 सेंटीमीटर के ऊपर। ओके, अब ये दो केसेस हैं जहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नाइट्रोजन से ज़्यादा है, सो इसलिए थोड़ा सा कम डोनेशन करेगा, और इसके मुकाबले यहाँ पे कार्बोनाइल की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी, और जो न्यू बार वैल्यू है वो यहाँ पे रहेगी 1710, और इस केस के अंदर रहेगी 1690, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। ज़्यादा डोनेशन होगा तो बॉन्ड जो है वो और वीक हो जाएगा, और वीक होगा तो 1710 से घटकर वैल्यू 1690 के ऊपर आ जाएगी। सो इस तरीके से कार्बोनाइल जो है वो अलग अलग कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव के अंदर अपनी न्यू बार वैल्यूज़ को शिफ्ट करेगा, और ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है या माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। सो ये सारा कुछ हमें डबल बॉन्ड रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। ये समरी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। इसके अंदर देखिए मेनली डबल बॉन्ड रीजन के अंदर हमें मिलेगा कार्बोनाइल, जिसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी थी वो 1800 से लेकर 1690 तक जा सकती है, और फिर था एल्कीन जो 1640 के ऊपर अपनी एक वीक जो है वो पीक देगा, और दूसरी तरफ एरीन्स जो 1600 या 1500 के बीच में बहुत सारी पीक वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, अब बात करते हैं सिंगल बॉन्ड रीजन के बारे में। सिंगल बॉन्ड रीजन जो था अपना, उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन भी बोलते हैं, और हालांकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक दो जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है, जैसे एक तो सीसी टाइप की अगर कोई स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हो, या फिर सीओ टाइप की कोई हो। सो इनकी वैल्यूज़ देखते हैं। सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हमें मिलेगी 1300 के आसपास, और जो सीओ टाइप की मोइटीज़ हैं वो इथर मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलेंगी। सो जो इथर है वो अपना स्पेक्ट्रा देगा 1300 के आसपास, और जो सीसी बॉन्ड्स हैं वो अपनी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी शो करेंगे 1200 के आसपास। सीओ जो है वो ज़्यादा इंटेंस बैंड देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंज आएगा, और जिसके अंदर ज़्यादा डाइपोल मोमेंट में चेंज आता है उसकी ट्रांसमिटेंस कम होती है, तो हमें एक इंटेंस जो बैंड है वो देखने को मिलता है। ओके, अब बात कर लेते हैं आगे। अब कुछ मिसलेनियस इफेक्ट या जो एडवांस टॉपिक हैं उनके बारे में बात करता हूँ। उनके अंदर सबसे पहला इफेक्ट है अपना स्टेरिक इफेक्ट। OH जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है अगर कोई स्टेरिक स्ट्रेन नहीं मिला तो, लेकिन अगर OH के अराउंड स्टेरिक स्ट्रेन है, जैसे यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो वो OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा तो जो उसकी OH की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो 3600 सेंटीमीटर के ऊपर मिलेगी। सो ये स्टेरिक इफेक्ट था। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जिसको बोलते हैं रिंग साइज इफेक्ट। रिंग साइज इफेक्ट के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पे सब में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन फिर भी नीचे जो इनका वेव नंबर है, यानी कि इसके अंदर कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कुछ इतनी होगी और इसके अंदर 1702 होगी, यानी कि इतना बड़ा वेरिएशन सिर्फ रिंग के साइज चेंज होने से आ रहा है। ओके, अब ये होता कैसे क्या है देखते हैं आगे। सो अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कोई स्ट्रेन नहीं है, जैसे यहाँ पे ये है 6 मेंबर्ड रिंग है और कोई स्ट्रेन नहीं है, तो जो नॉर्मल कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होनी थी उसके ऊपर हमें मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेन इंट्रोड्यूस होता जाएगा रिंग के अंदर, जो न्यू बार वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग हाईली स्ट्रेंड होती हैं तो 1780 सेंटीमीटर के ऊपर इसकी पीक मिलेगी। दूसरी तरफ जहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं था वहाँ पे 1751 के ऊपर वो पीक दे रहा था। सो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मेनली देखिए यहाँ पे जो कार्बन होगा और जैसे जैसे स्ट्रेन रिंग के अंदर बढ़ेगा तो उसको जो एक्चुअल एंगल चाहिए एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम को, वो चाहिए 120 डिग्री, लेकिन 120 डिग्री की बजाय यहाँ पे उसको 90 डिग्री के आसपास जो है बॉन्ड एंगल मिलेगा। और जैसे ही ये बॉन्ड एंगल कम होगा सो
का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस कार्बन की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये वाला फैक्टर पढ़ रखा होगा जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे, जो कार्बन एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इस वाले बॉन्ड की वो बढ़ जाएगी। आप इसको एक जनरलाइज वे में या शॉर्टकट के वे में याद रख सकते हैं कि जितना ज़्यादा रिंग के अंदर आपको स्ट्रेन दिखे उतनी ही ज़्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे लेक्टम है, लेक्टम यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं है, इसके अंदर स्लाइड से स्ट्रेन हुई और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो न्यू बार वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो ये सारा कुछ था अपना IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। मैंने पूरी मेहनत से एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कहीं पे कोई गलती रही हो तो माफ़ करना, और बहुत जल्द आपके लिए एक और नई वीडियो लेके सामने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।